12वीं कक्षा के देश के भविष्य प्रिय अनमोल विद्यार्थी जी, आपको सादर नमस्कार। आपको मंगल आशीर्वाद और आप सब भविष्य में कुछ बेहतर कीजिए, इसे हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग अपने माता पिता की आंखों के तारे हैं और भविष्य में यदि आप ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे तो इसमें मेरे लिए भी हर्ष का विषय होगा और आप सबके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास सदा से रहा है और सदा से यही प्रयास रहेगा जब तक जीवन है कि आप लोगों के बीच में ज्ञान के दो शब्द जो मैंने सीखे अपने गुरुजनों से जीवन में प्राप्त अध्ययन से, तो उस अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को आपके बीच में परोसने का निरंतर प्रयास रहता है। तो आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप सब भविष्य में ऊंची सफलता अर्जित करें। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके बीच में एक और चैप्टर लेकर के, जिस चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज, जिसके रचयिता हैं नामवर सिंह और जिनका जन्म 28 जुलाई 1926 ईस्वी को बनारस के जियानपुर में हुआ था। और साहित्य जगत के एक ऐसे सितारे हैं नामवर सिंह जिन्होंने विविध रचनाओं की मदद से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कटाक्ष किया, साथ ही साथ समाज में व्याप्त वास्तविकता को अपनी कलम से प्रदर्शित करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने प्रबंध काव्य की कविताओं की महत्ता को, प्रबंध काव्य की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक उन्होंने व्याख्या किया और प्रस्तुत जो इनका निबंध रहे प्रगीत और समाज, एक ऐसा निबंध जिस निबंध के माध्यम से हम लोग यह जान सकते हैं कि प्रबंध काव्य की क्या कीमत होती है, क्या अहमियत होती है, साथ ही साथ वस्तुपरक नाट्यधर्मी जो कविताएं होती हैं वो किस प्रकार समाज से लैस होती हैं, समाज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती हैं। इस बात को भी हम इस पाठ के माध्यम से भली भांति जान सकते हैं। तो इस प्रकार इन बातों को इस पाठ में बताया गया है नामवर सिंह की कलम के द्वारा। इस निबंध का बारीकी पूर्वक यदि हम लोग अध्ययन करें तो निश्चित रूप से इस निबंध को भली भांति हम लोग समझ सकते हैं। अधिकांशतः जो कहानी वाला जो चैप्टर होता है उसके जो प्रश्न होते हैं वो हमें बेहद ही आसान लगते हैं, परंतु निबंध वाला जो चैप्टर होता है उस निबंध वाले चैप्टर को यदि हम लोग एक बार पढ़े, पुनः दूसरी बार पढ़े, तीसरी बार पढ़े, चौथी बार पढ़े, याद रहे एक बार पढ़ने के उपरांत निबंध पूर्णतः समझ में नहीं आने वाला है, परंतु 3 से 4 बार पढ़ने के उपरांत तत्पश्चात इसके सारांश को पढ़ने के पश्चात हमें इसके से जो भी प्रश्न होते हैं उन तमाम प्रश्नों को हम लोग बनाने के काबिल हो जाते हैं। तो इसके लिए इस पाठ से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं परीक्षा में वो ऑब्जेक्टिव आपसे सही ढंग से बन पाए, इसके लिए पाठ्यपुस्तक का एक बार अवलोकन करें। अब इस पाठ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर अब हम लोग चलते हैं। इस पाठ से प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य एक ऐसा काव्य जिस काव्य में समाज की वास्तविक घटनाओं को प्रतिबिंबित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रबंध काव्य जो काव्य आदर्श जो थे सो प्रबंध काव्य इसलिए थे क्योंकि प्रबंध काव्य एक ऐसा काव्य है जो जीवन की वास्तविक घटनाओं को प्रतिबिंबित करता है, जीवन के हर पहलुओं को छूता है। तो इसके लिए उनके जो काव्य आदर्श जो थे वो प्रबंध काव्य थे। अब इस पाठ से अगला प्रश्न है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो लिखेंगे कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कला में कलात्मकता आ जाना। अर्थात जैसे हम लोग कोई कला सीखते हैं और जो भी व्यक्ति कला सीखता है अथवा जिस भी व्यक्ति की कला को हम लोग देखते हैं तो वह जब अपनी कला में निखार लाने के लिए जब वो निरंतर प्रयत्नशील होता है, जब प्रयास करता है तो वह उस कला में दक्ष हो जाता है अर्थात निपुण हो जाता है। तब हम कहते हैं कि उसमें उसकी कला जो है उस कला में कलात्मकता आ गई है। तो कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है जो कला में निपुण हो जाना और निपुणता के पश्चात अपनी कला के द्वारा दूसरों को प्रभावित करना। तो कला और कला के लिए सिद्धांत का तात्पर्य यही है। इस प्रकार इस पाठ से तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है। तो लिखेंगे प्रगीत की परिभाषा लिख करके लिखेंगे हम लोग जो प्रगीत
एक ऐसा काव्य है, अर्थात एक ऐसी कविता है जिसको गाया जा सकता है ना। एक ऐसी कविता है प्रगीत जिसको कि हम लोग लयबद्ध गा सकते हैं। और इसके धारणा में, इसके संदर्भ में ये धारणा प्रचलित है कि यह एक ऐसी कविता है जिसकी यह एक ऐसी काव्य की विधा है जो कि आत्मपरक है, अर्थात व्यक्तिगत होती है। तो इसमें कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि इस काव्य से असहमत भी हैं। तो इसके बारे में यह धारणा है कि यह आत्मपरक है और व्यक्तिगत है। तो यह धारणा इसके संदर्भ में प्रचलित है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है। तो लिखेंगे हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का विशेष स्थान है। विविध प्रकार के साहित्यकार, ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपनी कलम के बलबूते एक महत्वपूर्ण स्थान अपने जीवन में अर्जित किया और आज भी जो लोग जिंदा हैं सबके हृदयों में अपनी कलम के कारण। तो इसका मूल माध्यम कहीं ना कहीं प्रगीत है। तो प्रगीत हमारे जीवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो सूरदास हो, कबीर हो, रहीम हो, रैदास हो। तो इन्होंने भी क्या कहते हैं प्रगीत की विधा में रचनाओं का सृजन किया और उन्होंने आत्मप्रवक और व्यक्तिगत कविताओं का सृजन किया, चाहे वो सूरदास ही क्यों न हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का विशेष महत्व है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति प्रगीत और समाज से ली गई है और इस पंक्ति के रचयिता हैं नामवर सिंह। और नामवर सिंह ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है। एक बार पुनः इस कविता की पंक्ति को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि कविता जो भी कुछ कह रही है, कविता जो भी कुछ कहती है उसे सिर्फ वही समझ सकता है। कविता जो भी कुछ कहती है, चाहे जिस भी पंक्तियों के माध्यम से जो भी कुछ कहा जाता है, वह उसे वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो कि इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। और एकाकीपन में जो इसकी मानवता की आवाज़ को सुन सकता है, क्योंकि कविता में लिखे जो शब्द होते हैं उसे हर एक व्यक्ति समझने के काबिल नहीं होता है, क्योंकि कविता में का एक एक शब्द जो होता है वो जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा होता है और जीवन के वास्तविक दृश्य को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति पूर्णतः सार्थक सिद्ध होती है और नामवर सिंह का ऐसा कहना पूर्णतः सत्य है। कविता जो भी कुछ कहती है वो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होती है और वह इस बात को वही व्यक्ति भली भांति समझ सकता है जो कि इसके एकाकीपन में मानवता को महसूस कर सकता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है। आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष है। लिखेंगे मुक्तिबोध की कविताओं में पुनः विचार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मुक्तिबोध की अधिकांश कविताएं जो हैं वो आत्मपरक हैं, अर्थात प्रगीत हैं। तो आत्मपरक होने के कारण उनकी कविताओं में पुनर्विचार की आवश्यकता है, पुनर्विचार की आवश्यकता है। और विद्वानों का भी इस संदर्भ में कहना यही है कि उनके कविताओं में पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मपरक कविताएं जो होती हैं वो केवल व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, है ना। और जो सामाजिक कविताएं होती हैं उन कविताओं का कहीं न कहीं प्रतीक इस कविता में देखने के लिए प्राप्त नहीं होता है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से कि वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है। तो लिखेंगे वस्तुपरक कविताएं का से तात्पर्य है वैसी कविताओं से जिस कविता के माध्यम से समाज की वास्तविकताओं को प्रदर्शित किया जाता है। और वहीं पूछ रहा है जो वस्तु आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में अंतर। तो लिखेंगे आत्मपरक प्रगीत जो होते हैं वो व्यक्तियों के निजी जिंदगी जो होती हैं उनको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने का कार्य करती हैं। वही वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताएं जो होती हैं वो सामाजिक जीवन से लैस होती हैं। तो इस प्रकार प्रगीत और समाज से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। निरंतर अध्ययन रत रहे और जो भी बातें समझाई जाती हैं, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से हो, क्लास के दौरान हो, उन तमाम बातों पर अवलोकन करना है। क्योंकि आज जो हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास का एक दिन इम्तिहान होगा और इम्तिहान जब हम देते हैं तो उसका एक परिणाम आता है और परिणाम संतोषजनक उन्हीं विद्यार्थियों का होता है जो कि अपने आज की कीमत को समझते हैं। क्योंकि आज का प्रयास जो है वही बेहतर सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। आज का निरंतर दुरुपयोग भविष्य में विविध समस्याओं को जन्म देता है, वहीं आज का सदुपयोग भविष्य के मार्ग
की बाधाओं को हरने का कार्य करता है। तो इसके लिए भविष्य में आपके मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधाएं ना आए, इसके लिए आज मेहनत जारी रखें। निरंतर मेहनत और परिश्रम और माता पिता के संघर्ष को समझते हुए की गई मेहनत जरूर सार्थक सिद्ध होती है और भविष्य में बेहतर सफलता देती है। धन्यवाद।